दोस्तों, साल 2022 का फीफा विश्व कप कई वजहों से लाइमलाइट में आया। फिर चाहे वो अलग अलग टीमों के प्रोटेस्ट हों या फिर ड्रेस कोड को लेकर होने वाली बहस, लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात थी यहाँ के स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। साल 2012 में जब कतर के पास फीफा की मेजबानी आई थी, तब उसके पास न तो इतने बड़े मैच को होस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही स्टेडियम्स। लेकिन 10 साल के अंदर ही अंदर कतर ने गेस्ट एकोमोडेशन के लिए लग्जूरियस होटल्स, विलाज और टूर क्रूज शिप्स तक बनवा दिए। मैचों के लिए 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, एक पूरी वेल प्लान्ड सिटी, साथ ही पूरे का पूरा रैपिड मेट्रो सिस्टम दोहा में बिल्ड कराया गया। लेकिन जिस देश की आबादी महज 30 लाख हो, वहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए वर्कर्स कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, सवाल का जवाब है इमिग्रेंट्स वर्कर्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 30,000 प्रवासी मजदूर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लाए गए थे, लेकिन उनके साथ हुए इनह्यूमन बिहेवियर ने दुनिया भर के अखबारों में अपनी जगह बनाई। फरवरी 2021 में द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से काम करने आए 30,000 इमिग्रेंट वर्कर्स में से लगभग 4,000 वर्कर्स की डेथ हो गई और ये सभी वर्कर्स वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। पूरे गल्फ में जब पैसे आए तो वहां पर बहुत से ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू हुए जिनका हिस्सा बनने के लिए भारत से बड़े पैमाने पर हार्ड वर्किंग वर्कर्स काम के लिए गए, जो कि आज भी जाते ही रहते हैं। लेकिन चंद रुपयों के बदले इनका किस हद तक एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। हम जब भी प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर बात करते हैं तो इसका कोई भी अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए इनकी समस्याओं पर डिस्कशन बहुत जरूरी है और आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जाम के जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज में 8.5 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 8.5 मिलियन लोग लगातार कैसे सफर कर रहे हैं। जरा इस हेडलाइन पर नजर डालिए। दोस्तों, आज ये खबरें आम हो चुकी हैं, जिसमें अपनी ड्रीम जॉब के लिए ये इंडियन माइग्रेंट्स जैसे इन कंट्रीज में पहुंचते हैं। वहां रिक्रूटमेंट एजेंट्स इन्हें हॉस्टेज के तौर पर रख लेते हैं। इसके बाद इनकी फैमिलीज से बड़े अमाउंट में मनी की डिमांड करते हैं। दोस्तों, ऐसा एक केस था सादिक बादशाह का, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो बतौर टैक्सी ड्राइवर कुवैत में काम करते थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी वहां पर मेड की जॉब पर थी। जब उन दोनों ने घर वापस जाना चाहा तो उनके एजेंट ने उनकी वाइफ की होम कंट्री रिलीज के बदले रैंसम की डिमांड की। जब कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिली तो थक हार कर बादशाह को पैसे उधार लेकर और जमीन बेचकर अपनी वाइफ की आजादी की कीमत चुकानी पड़ी। और जल्द से जल्द ये करना भी जरूरी था, क्योंकि उनकी वाइफ को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और वो अब्यूसिव माहौल में काम करने को मजबूर थी। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया के कुछ वर्स्ट एम्प्लॉयमेंट लॉज गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरशिप सिस्टम, जिसे कफाला सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसमें वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर से बंध जाते हैं और कतर जैसे कुछ देशों में तो एग्जिट वीजा के लिए भी आपके पास एम्प्लॉयर का अप्रूवल होना चाहिए, यानी बिना एम्प्लॉयर की मर्जी के आप इन देशों से बाहर जा ही नहीं सकते। कुछ साल पहले कतर ने लेबर रिफॉर्म्स के तहत कफाला सिस्टम को खत्म किया, लेकिन इसके अधिकतर एस्पेक्ट्स को कंटिन्यू रखा है, जिसमें एग्जिट वीजा का भी सिस्टम शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा वेस्ट एशियन रीजन क्राइसिस प्रोन जोन है, जिसमें वॉर, पॉलिटिकल अपहीवल, वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और 1990 से चला आ रहा सिविल वॉर भी इंक्लूडेड है। और यह हमेशा से देखा गया है कि क्राइसिस के दौरान फॉरेन वर्कर्स को होस्ट कंट्रीज बर्डन के तौर पर कंसीडर करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं इमिग्रेंट वर्कर्स को होता है। दूसरा बड़ा इश्यू रेजिडेंसी और परमानेंट सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अधिकतर इमिग्रेंट्स वर्कर्स को इन गल्फ कंट्रीज में सिटीजनशिप नहीं मिलती है, जिससे वो बहुत से बेसिक राइट्स से वंचित रह जाते हैं। अक्सर वो टेम्पररी माइग्रेंट्स होते हैं जो रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। साथ ही भारतीय प्रवासियों के तो उन बच्चों को भी इन देशों की सिटीजनशिप नहीं मिलती जो यहीं पे पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक नौकरी है तब तक ही वहां इन इमिग्रेंट्स का दाना पानी है और नौकरी छूटते ही देश वापसी। दोस्तों, इन सब के अलावा गल्फ कंट्रीज में माइग्रेंट्स के लिए एसोसिएशन और यूनियन बनाने का भी राइट नहीं है, यानी यहाँ के इमिग्रेंट मजदूरों को किसी भी तरह के यूनियन बनाने की परमिशन नहीं होती, जिसके चलते कलेक्टिवली अपने राइट्स के लिए भी फाइट नहीं कर सकते। साथ ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे परिवार में किसी की डेथ या खुद के सीरियस इंजर्ड होने और बीमार होने पर भी इन्हें देश छोड़ने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर के पास वीटो पावर होता है। ऐसे में वर्कर्स एक तरीके से बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, जिस वजह से इनका बुरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। दोस्तों, इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विक्टिम महिलाएं होती हैं, जिन्हें हाउसमेट के तौर पर इन देशों में हायर किया जाता है। वीटो की वजह से एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना वो वापस अपने देश जा ही नहीं पाती और कई केसेस में तो वो जिंदगी भर के लिए इन्हीं देशों में फंस कर रह जाती हैं। वहीं अगर हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में इनका स्टेटस कुछ बहुत अच्छा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स को राइट टू प्रॉपर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जैसे बेसिक राइट्स तक नहीं दिए जाते।
साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट्स भी इमिग्रेंट्स पर सख्त निगरानी रखती है। इन सब के अलावा तय समय से ज्यादा काम करवाना, जरूरत से ज्यादा काम, मजदूरी और वीक ऑफ्स का कोई डिसाइडेड रूल ना होना, ये सब तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड है। एम्प्लॉयर चाहे तो किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम लिमिट तक इन मजदूरों से काम ले सकते हैं। दोस्तों, लोग इस वजह से इन देशों में पलायन करते हैं कि हम कुछ पैसे बचाकर घर भेज पाएंगे, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देंगे। लेकिन उनका यह सपना इन देशों में कदम रखते ही बिखरने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक गेन बहुत ही मिनिमल है। माइग्रेंट्स हार्डली कोई सेविंग कर पाते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स न होने की वजह से यहाँ काम करने वाले इमिग्रेंट वर्कर्स ह्यूमिलेटिंग कंडीशन में काम करने को मजबूर हैं। प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स राइट्स काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट एम भीम रेड्डी बताते हैं कि हर साल लगभग 500 भारतीय फॉरेन कंट्रीज में अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आखिर क्यों इंडियंस गल्फ कंट्रीज की ओर पलायन करते हैं? आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में माइग्रेशन नाम की समस्या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हावी हुई। साफ है कि कोई भी देश अपना मेन पावर किसी और देश में जाने नहीं देना चाहता। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को नया नया आजाद हुआ भारत नौकरी और रोटी एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकता था। ऐसे में देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। इस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की कमी के चलते लोग गल्फ कंट्रीज की ओर पलायन करने लगे। गल्फ देशों की ओर भारतीय मजदूरों का पलायन 1970 से 1980 के दशक से शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। देखा जाए तो इन देशों में टैक्स फ्री इनकम के चलते यहाँ मजदूरी की कमाई में वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं। वहीं एक ही जैसे काम के लिए इंडिया से अधिक पैसे उन्हें देशों में मिल जाते हैं। इसलिए इंडियन माइग्रेंट्स के लिए गल्फ कंट्रीज पहली चॉइस है। इजी रीच के साथ साथ मिनिमम लैंग्वेज बैरियर होने के चलते भी मजदूरों को ये देश ज्यादा सुटेबल लगते हैं। साथ ही इन देशों में लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड हमेशा रहती है। दूसरी माइग्रेशन इस लेवल का है कि आपको देखकर हैरानी होगी। कुवैत, अरब, कतर और ओमान जैसे देशों की 2/3 लेबर फोर्स इंडियन है। गल्फ कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स की संख्या बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। खासकर टेक्सटाइल बिजनेस, मोटर स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और सऊदी अरेबिया यानी कि इन 6 देशों में मिलियंस ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स वर्क करते हैं। लेकिन फिर भी क्यों इन इमिग्रेंट वर्कर्स के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त किया जाता है? क्यों ना ही इंडिया और ना ही गल्फ कंट्रीज इनके फेवर में किसी तरह का स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा रही? आइए अब समझते हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, साफ है कि गल्फ कंट्रीज को इंडियन वर्कर्स की बहुत जरूरत है और इंडिया में अभी फिलहाल इस लेवल की अपॉर्चुनिटी और वेजेस क्रिएट करने में गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ऐसे में इन वर्कर्स की समस्या पर गल्फ कंट्रीज को ध्यान देना चाहिए। साल 2023 के डेटा के मुताबिक आज अकेले यूएई में 2.80 मिलियन पॉपुलेशन इंडियन नेशनलिटी की है, यानी यूएई की लगभग 27.49% पॉपुलेशन इंडियन है। दोस्तों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी अगर ह्यूमन राइट इश्यूज फेस करने पड़े तो ये गवर्नमेंट और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा फेलोर है। इसके साथ ही माइग्रेंट्स इंडिया के नागरिक हैं। ऐसे में जरूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट इनके वेलफेयर के लिए कुछ सीरियस कदम उठाए, लेकिन अभी तक इस दिशा में ज्यादा कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। दरअसल इसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ गल्फ डायस्पोरा का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सबसे बड़ा कारण माना जाता है। देखा जाए तो गल्फ में मौजूद अधिकतर इंडियन इमिग्रेंट्स समाज के गरीब वर्ग से आते हैं, जो इन देशों में मैनुअल लेबर के लिए गए हुए हैं। ऐसे में इनका गवर्नमेंट पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस बहुत कम रहता है। जैसे कि लेबर एक्सपोर्टिंग केरला में डे टू डे स्टेट पॉलिटिक्स में डायस्पोरा का इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल देखा जाता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट गल्फ कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाकर इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सॉल्यूशन निकाल सकती है। दोस्तों, अगर हम ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से देखें तो इन गल्फ देशों की जिम्मेदारी होती है कि इमिग्रेंट वर्कर्स की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो, और इसके लिए मेजर रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव की जरूरत है, जिनके लिए इंडिया इन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकता है। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालना होगा। वह इंडिया को इस सवाल पर भी काम करना चाहिए कि लिबरलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी इंडियन सिटीजन्स क्यों गल्फ कंट्रीज की ओर इंक्लाइंड हैं, जबकि वहां के हालातों से सब वाकिफ हैं। साफ है कि अनएम्प्लॉयमेंट और कम वेजेस इसके मेजर कारण हैं, जिसमें सुधार की सख्त जरूरत है। दोस्तों, इन सब के अलावा माइग्रेंट्स को भी जिम्मेदार बनना होगा। अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें वर्कर्स वीजा खत्म होने के बावजूद भी इन देशों में इलीगली रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में ना तो वहां की गवर्नमेंट और ना ही इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर पाती है, क्योंकि इन वर्कर्स के वहां एग्जिस्ट करने का कोई लीगल सबूत नहीं रह जाता। साथ ही कई बार माइग्रेंट्स फ्रॉड एजेंट के जाल में भी फंस जाते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इन्हें गल्फ कंट्रीज में तो भेज देते हैं, पर वहां पहुंचने पर ये किसी भी परेशानी की सिचुएशन में एम्बेसी से हेल्प नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है कि लीगल मींस के जरिए ही लोग माइग्रेट करें और इंडियन एम्बेसी के टच में रहें। दोस्तों, ऐसा नहीं कि भारत सरकार दूसरे देशों में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए कुछ नहीं करती। साल 2016 में जब गवर्नमेंट ने
साल 2004 में फॉर्म्ड हुए मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मर्ज किया तो इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंशन साफ था कि इंडिया अपने डायस्पोरा को अपने फॉरेन अफेयर्स एजेंडे का इंटीग्रल पार्ट मानता है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने गल्फ कंट्रीज के बजट के दौरान डायस्पोरा को अपना सेंट्रल फोकस भी बनाया। और ऐसा भी नहीं कि गल्फ कंट्रीज इन इमिग्रेंट वर्कर्स को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही हैं। गल्फ कंट्रीज ये अच्छे से समझती हैं कि उनके डेवलपमेंट के पेस को स्मूथली आगे बढ़ाने में इमिग्रेंट वर्कर्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए गल्फ कंट्रीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं। साथ ही इन देशों में आज हर इमिग्रेंट को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, यानी हर इंडियन इमिग्रेंट को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है। और गल्फ के कट्टर इस्लामिक देशों में ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता होना बड़ी बात है। साथ ही साथ इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रीली अपना कल्चर, रिलीजियस लॉज और ट्रेडिशंस भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर थ्योरेटिकली तो बहुत काम हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली इनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दोस्तों देखा जाए तो माइग्रेशन दुनिया भर के लिए शुरुआत से ज्वलंत मुद्दा रहा है। प्रवासी और प्रवासी मजदूरों में इंसान कहाँ गायब हो जाता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। जिन देशों में प्रवासी जाते हैं वहां की सरकार इनसे निपटने के लिए तैयारी करने लगती है। जिन देशों को ये छोड़कर जाते हैं वो सरकार इन्हें जाने से रोकने पर सोचने लगती है, लेकिन दोनों ही देश इनकी समस्याओं से पल्ला झाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ह्यूमैनिटी लेवल पर आकर इस मसले को सॉल्व किया जाए, जिससे जिन देशों को वर्कर्स की जरूरत हो वो आसानी से बिना ह्यूमन राइट वायलेट किए इन्हें हायर कर पाए और वर्कर्स को भी स्टेबल जॉब और बेटर लिविंग कंडीशन अवेलेबल हो। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।